अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन खबर नामे में आपका खैर मकदम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मोमिन किसी परेशानी, बीमारी, रंज व मलाल, तकलीफ और गम में मुब्तला होता है तो इसे कांटा भी चुभता है तो इसके बदले में अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ कर देता है। हदीस मुबारक सही बुखारी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 25 जुलाई को बोधन बल्दिया का इजलास तलब किया जाए। जिला कलेक्टर का अहकामाती मकतूब बोधन बल्दिया को वसूल। 25 जुलाई को तहरीक अदम एतमाद पर बहस व राय दही होगी। जिले भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। किसानों के चेहरे खिल उठे। खेतों में नार लगाना शुरू कर दिया। 28.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इंजीनियरिंग के तलबा सिर्फ किताबी तालीम पर इक्तफा ना करें बल्कि अमली जद्दोजहद को अपना शार बना लें, क्योंकि जद्दोजहद ही कामयाबी की ज़ामिन। तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करना MP कविता की तलकीन। चेयरमैन बोधन बल्दिया से मेरी कोई शख्सी इख्तलाफ नहीं, टकराव महज तरक्याती कामों के लिए है। मीर नज़ीर अली की वजाहत। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का वफादार हूँ और MP व MLA का मशकूर हूँ। अब पेश खबरों की तफसील। जिले में कल से बारिश का सिलसिला जारी। अब 28.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। किसानों के चेहरों पर रौनक। नार लगाने का काम शुरू। शहर में भी बारिश का सिलसिला जारी। शाम के वक्त मूसलाधार बारिश। ज़िले में बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं ज़्यादा तो कहीं कम बारिश हो रही है। शहर में भी बारिश का सिलसिला तेज़ होता जा रहा है। शाम के वक्त एकाएक झड़ी ने मूसलाधार बारिश का रुख इख्तियार कर लिया और 1.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश जारी रही। बारिश के साथ ही ज़िले में ज़राई सरगर्मियाँ शुरू हो गई। किसान नार लगाने में मसरूफ़ हो गए। कल सुबह 8 बजे से ही ज़िले में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अब भी जारी है। ज़िले भर में 28.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कई मंडलों में झील के मनाजिर देखने में आए। श्रीकुंडा में 5.5 सेंटीमीटर, दरपल्ली में 5, मोरतार, वन्नी, कोटगीर, चक्रानपल्ली में 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि बोधन और रंजल में 7.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महज किताबी तालीम ही काफ़ी नहीं बल्कि अमली मैदान में भी कुछ कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए। आपकी जिद्दत और मेहनत एक नई चीज़ की तख्लीक कर सकती है। इंजीनियरिंग के तलबा से MP कविता का खिताब। हैदराबाद दुल्लापल्ली इलाके में वाक़ सेंट मार्सेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में ग्रेजुएशन डे का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में रुकने पार्लिमान निज़ामाबाद के कविता ने मेहमानी ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उनके हाथों तलबा में एवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में आई। क़ब्ल-अज़ी कॉलेज के अहाते में रविंद्रनाथ टैगोर ऑडिटोरियम में नए फ्लेक्समेंट रिक्वायरमेंट का इफ्तिताह अमल में लाया गया और साथ ही कॉलेज के अहाते में हरिताहरम प्रोग्राम में MP कविता ने शजरकारी में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने इंजीनियरिंग तलबा से खिताब करते हुए कहा कि इंजीनियर्स मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। उन तलबा के लिए लाजमी है कि वो अपनी इख्तिराई सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करे और टेक्नोलॉजी की दुनिया में मज़ीद कुछ नया करने के अज़्म के साथ अपनी जद्दोजहद को शुरू करे। महज किताबी तालीम ही इंसान के लिए काफ़ी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी कुछ कर दिखाने का जज्बा ही इंसान को कामयाबियों से हमकनार करता है और ऐसे लोग तारीख़ में अपना नाम बना लेते हैं। हर दौर में कोई ना कोई नई ईजाद होती है, मगर साथ ही पुरानी तख्लीक़ात में भी तब्दीलियाँ और उसमें नई जिद्दत की कोशिश करने वालों की भी कमी नहीं है और ये लोग भी कामयाब लोगों में शामिल हैं। बाज़ चीज़ें अपनी तख्लीक़ के मौके पर उतनी असर अंगेज़ नहीं थी, मगर जिद्दत पसंद अफराद ने उसको बेहतर से बेहतर बनाने में अपना वक्त और मेहनत को सर्व किया और तारीख़ रकम कर ली। उन्होंने तलबा को भी कुछ कर दिखाने के लिए उकसाया। तलबा ने MP कविता का वालिहाना इस्तकबाल किया। 25 जुलाई को बोधन बल्दिया का इजलास तलब किया जाए और तहरीक अदम एतमाद पर काउंसलर्स की राय हासिल की जाए।
ضلع کلکٹر نے ایک نوٹس مکتوب جاری کیا اور بتایا کہ 29 کونسلر نے چیئرمین بلدیہ بودھن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ بودھن کے اراکین بلدیہ نے 4 جولائی کو چیئرمین بلدیہ انمپلی الیہ کے خلاف ضلع کلکٹر کو ایک مکتوب حوالے کیا تھا، جس میں چیئرمین کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ اس مکتوب عدم اعتماد پر کانگریس، بی جے پی، TRS اور MIM سے تعلق رکھنے والے 29 اراکین بلدیہ نے دستخط کیے تھے۔ اس کے بعد 6 جون کو آپ کے پسندیدہ چینل روشن ٹی وی نے خبر نشر کی تھی کہ ضلع کلکٹر نے اس مکتوب کو سنجیدگی سے لیا اور ساتھ ہی انہوں نے بودھن کے عہدیداروں کو طلب کرتے ہوئے مشاورت کی اور اراکین بلدیہ کے دستخطوں کی تصدیق کی۔ اس مکتوب پر کیے گئے تمام دستخط کو صحیح پایا گیا، جبکہ ایک رکن کی دستخط تبدیل تھی، جس پر معلوم ہوا کہ یہ رکن ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کیا تھا، لہٰذا اس کی دستخط کی بھی بعد ازاں تصدیق ہو گئی۔ اس کارروائی کی تکمیل کے بعد ضلع کلکٹر نے انڈر سیکشن 46 تلنگانہ میونسپل ایکٹ 1965، جس میں 2008 میں ترمیم کی گئی تھی، اس کے تحت 7 جولائی کو ایک نوٹس بودھن بلدیہ کو جاری کی اور بتا کہ 29 اراکین بلدیہ نے چیئرمین بلدیہ انمپلی الیہ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، لہٰذا 25 جون کو صبح 11 بجے بودھن بلدیہ کا اجلاس طلب کیا جائے اور اراکین کی حتمی رائے حاصل کرتے ہوئے اس مسئلے کی یکسوئی کی جائے۔ روشن ٹی وی کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق اب بھی تمام کونسلرز اپنے موقف پر اٹل ہے اور وہ ہر صورت میں چیئرمین کی تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔ اگر یہی موقف برقرار رہا تو پھر چیئرمین بلدیہ الیہ کو تحریک عدم اعتماد پر رائے دہی کی صورت میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد ایک بڑا معاملہ مانا جائے گا۔ چیئرمین بلدیہ انمپلی الیہ کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرتے ہوئے شکست سے دوچار ہونا پڑے، میر نذیر علی کا یقین۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ترقیاتی کاموں کو لے کر اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی، MP یا MLA کے قطعی خلاف نہیں ہے۔ میر نذیر علی عرف ڈبو، جو بودھن بلدیہ کے حرکیاتی کونسلر مانے جاتے ہیں، وہ وارڈ نمبر 7 کی نمائندگی کرتے ہیں۔ گزشتہ بلدی اجلاس میں تناؤ کے بعد انہوں نے چیئرمین پر عدم کارکردگی کا الزام عائد کیا اور ساتھ ہی جانبداری کو نظر انداز کرنے کے الزام عائد کیے تھے اور تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا بھی اشارہ دیا۔ ساتھ ہی صورتحال کو بھانپتے ہوئے روشن ٹی وی نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ بودھن بلدیہ میں تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے اور ساتھ ہی TRS کے کونسلرز کی ناراضگی کو بھی منظر عام پر لایا تھا۔ بلدی قانون 1965 میں کی گئی ترمیم کے بعد چیئرمین کے خلاف 4 سال تک تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جا سکتی تھی، لہٰذا کونسلرز نے میعاد کی تکمیل کا انتظار کیا۔ چیئرمین بلدیہ بودھن کی 4 سال میعاد کی تکمیل 3 جولائی کو ہوئی اور پھر بودھن کے 29 کونسلروں نے 4 جولائی کو ضلع کلکٹر رام موہن راؤ کو تحریک عدم اعتماد کا مکتوب حوالے کیا اور پھر باریک بینی تحقیقات کے بعد ضلع کلکٹر نے 25 جولائی کو بلدی اجلاس بودھن میں طلب کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس تعلق سے میر نذیر علی نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا کہ وہ TRS سے وابستہ ہے اور آگے بھی رہیں گے اور وہ پارٹی کے وفادار سپاہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چیئرمین کی جانب سے ان کے وارڈ میں ترقیاتی کاموں کا دعویٰ بے بنیاد ہے، جبکہ ان کے وارڈ میں ہونے والے ترقیاتی کام MP کویتا اور MLA شکیل عامر کے فنڈ سے اور ان کے تعاون سے ہوئے ہیں۔ چیئرمین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میر نذیر علی نے بتایا کہ وہ ایک وارڈ کے تعلق سے بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پورے بودھن شہر کی ترقی کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ان کے چیئرمین سے راست اختلافات ترقیاتی کاموں کو لے کر ہے، ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ یہ لڑائی ان کی اور چیئرمین کی ہے، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح تمام کونسلرز بھی ترقیاتی کاموں کے لیے ہی احتجاج کر رہے ہیں۔ میر نذیر علی نے کہا کہ وہ آج بھی حکومت تلنگانہ اور بالخصوص MP کویتا اور MLA شکیل عامر کے ممنون و مشکور ہیں، جنہوں نے ان کے وارڈ میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز فراہم کیے اور ممکنہ تعاون کیا۔ میر نذیر علی نے اپنے آپ کو MLA شکیل عامر کا سب سے بڑا حامی قرار دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ چیئرمین الیہ کو تحریک عدم اعتماد میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ یقینی بات ہے۔ No confidence
جو 4 تاریخ کے دن 29 کونسلر مل کے جو لگائے تھے، بے بنیاد الزام لگائے گئے تھے کہ جعلی سگنیچر ہے، کونسلرس نہیں گئے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج کلکٹر سے ویریفائی ہو کے آ بھی چکا ہے کہ پورے سگنیچرس ہو کے ہے. اور انشاءاللہ 25 تاریخ کے دن صبح 11 بجے کلکٹر صاحب نوٹیفیکیشن ڈکلیئر بھی کر دیے کہ اس دن الیکشن رہے گا. الحمدللہ میں آپ لوگ سب سے دعاؤں کی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے. اور رہا سوال اس سے پہلے بے بنیاد جو الزام لگائے ہیں چیئرمین صاحب کے، میرے وارڈ میں کام ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت کام ہوا ہے. یہ میری شخصی بنیاد اور TRS گورنمنٹ کی طرف سے ہوا ہے، چیئرمین صاحب کی طرف سے نہیں ہوا. چیئرمین صاحب کو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ بھوجن ڈیولپ کیا کرے، کبھی میرے وارڈ کے بارے میں نہیں بولا. الحمدللہ میں شکر گزار ہوں MP میڈم کا اور MLA صاحب کا اور TRS گورنمنٹ کا کہ TRS گورنمنٹ کی ہم کبھی تنقید نہیں کرے، اور ہم شروع سے بھی TRS گورنمنٹ کو چاہتے رہے اور چاہیں گے بھی. انشاءاللہ TRS گورنمنٹ آنے کے بعد کئی غریبوں کے کام ہوئے ہیں. ہم TRS گورنمنٹ کے خلاف کبھی نہیں، ہم خلاف صرف چیئرمین صاحب کے انڈیولپمنٹ کے خلاف ہے اور ان کی کرپشن کے خلاف ہے. حرمین شریفین میں رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے معاملے ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں پر منت و سماجت گریہ وزاری کے ذریعے رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش کرے. جمعیت الحفاظ کی جانب سے عازمین حج کا تربیتی پروگرام، علماء اکرام نے مناسک حج اور زیارت مقامات مقدسہ کے آداب پر روشنی ڈالی. عازمین حج کی بڑی تعداد نے آج کلاسک فنکشن ہال میں جمعیت الحفاظ کی جانب سے منعقدہ تربیتی پروگرام میں شرکت کی. شرکا عازمین میں اضلاع کامر ریڈی اور نظام آباد کے عازمین شامل تھے. بودھن کے کانگریس بلدی فلور عابد علی سیٹھ بھی عازمین میں شامل ہیں. وہ اس بار دیار مقدس میں حاضری دینے کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں. عابد علی سیٹھ اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ عازم حج ہیں. انہوں نے اپنے تمام بہی خواہ وہ دوست احباب اور تمامی مسلم بھائیوں سے سفر کی آسانی اور حج کے مقبول و مبرور ہونے کے لیے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھنے کی خواہش کی. اسی طرح YSK بلڈرز کے مالک عبدالصمد رافع بھی اپنی اہلیہ محترمہ کے ہمراہ حج کے سعادت کے لیے روانہ ہونے والے ہیں. انہوں نے تمامی احباب و مومنین سے ان کے حق میں دعا کی خواہش کی. عازمین کے قافلوں کی روانگی کا امکان ہے کہ 20 دن بعد سے آغاز ہوگا. جلد ہی اس تعلق سے تفصیلات معلوم ہوں گی. دراصل حج نام ہے مشقت کا، حج نام ہے اپنے آپ کو قربان کرنے کا. آپ دیکھ لیجئے گا کہ نماز آدمی ہیں، کہیں جانے کی ضرورت ہے کیا؟ میرے محلے کے بازو مسجد ہے، میرے گھر کے بازو مسجد ہے، محلے کی وہاں جا کے نماز پڑھ لوں گا، ختم. میرے کو ضروری نہیں ہے کہ صاحب میرا گھر نانا نگر میں ہے، میں چھوڑ کے جو ہے مہدی پٹنم جاؤں. ضروری ہے نماز کے لیے؟ ضروری نہیں ہے. میں اپنے محلے میں. اور اسی طریقے سے روزہ آیا کا وقت آیا، رمضان آیا، میں اپنے گھر میں ان الحمد والنعمت لك والملک لا شریک لک. کلاسک فنکشن ہال میں عازمین حج کا تربیتی کیمپ، عابد علی سیٹھ اور عبدالصمد رافع بھی شریک. عابد علی سیٹھ اور عبدالصمد رافع بھی اس سال عازمین حج میں شامل ہیں. جلد ہی ان کی روانگی عمل میں آئے گی. انہوں نے تمام برادران اسلام سے دعاؤں کی خواہش کی. کلاسک فنکشن ہال نظام آباد میں اضلاع نظام آباد و کامریڈی کے عازمین حج کے لیے تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا. اس تربیتی پروگرام کا نظم جمعیت الحفاظ کی جانب سے کیا گیا، جس کی صدارت ضلع کے قداور ممتاز عالم دین مولانا ولی اللہ قاسمی ضلع صدر حج سوسائٹی نے کی، جبکہ معروف تربیت کار و مسلح عالم دین مولانا آصف الدین ندوی قاسمی حیدرآباد، جو امور حج کی مکمل تفصیلات کے ذریعے تربیت فرماتے ہیں، سیر حاصل معلومات عازمین حج کو فراہم کی. ابتدائی دن روانگی سے واپسی تک کی تمام تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے عازمین کی زبردست رہنمائی کی. انہوں نے کہا کہ مقدس شہروں کی حاضری ہی اعزاز ہے. اللہ ان کو ہی وہاں طلب کرتے ہیں جو ان کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. انہوں نے ان شہروں کو دیار جلال و جمال قرار دیا اور کہا کہ یہ ادب و احترام کے مقام ہے، لہٰذا اپنے مناسک کی ادائیگی کو خشوع و خضوع سے سنوارا جائے. انہوں نے قیام منی اور وقوف عرفات اور مزدلفہ کے آداب پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ ہر رکن اس طرح ادا کیا جائے کہ آپ وہاں تنہا ہیں اور آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے. انہوں نے حج کی فضیلت کے لیے اخلاص کی ضرورت پر زور دیا اور پھر دنیاوی تعیشات سے دور رہنے اور زیادہ وقت حرمین شریفین میں گزارنے کی تلقین کی.
इस तरबती इजलास से मौलाना शाहिद गुफरान, नाजिम दारुल उलूम भैंसा ने भी खिताब किया और अहम नुकात पर रोशनी डालते हुए आज़मीन की रहनुमाई की। साथ ही मोहम्मद नसीरुद्दीन मौज़फ़ लेक्चरर ने सफ़र हज में पेश आने वाली मुश्किलात और उस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है तफसीली तौर पर बताया। इस प्रोग्राम में शहर के अहम कायदीन व अकाबरीन भी शरीक थे। याद रखना इंशाल्लाह। क्या है साहब, बहुत बड़ा काम हो जाना है, काम पे काम देते चले जाते, नहीं देके जा नहीं रहा हूँ साथ में इंशाल्लाह। अभी हमारा एक काबतुल्लाह का एक मॉडल है, वो कलर हमने पिक्चर बनाया है उसका, वो आप साथ में रखिएगा तो इंशाल्लाह। अब देखिए कि 16 मकामात हैं तो 16 का हुक्म हर एक का अलग है, हर एक का हुक्म अलग। हजर अस्वद आप बोसा दीजिए, उसको किसी चीज से टच करिए, अगर वो भी नहीं है तो हाथ से। नवीपेट मंडल के मौजा नालेश्वर में बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे की तंसीब मंदा कृष्णा मादेगा ने नकाब कुशाई अंजाम दी। नवीपेट मंडल के मौजा नालेश्वर में साबिक नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की मुजस्समे की तंसीब अमल में आई। इस प्रोग्राम में MRPS के क़ायद मंदा कृष्णा मादेगा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुकामी अफराद ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर मंदा कृष्णा मादेगा ने MRPS का परचम लहराया और मुजस्समे की नकाब कुशाई की। बाद अज़ां वहाँ मुनक़्क़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए कृष्णा मादेगा ने कहा कि बाबू जगजीवन ने दलित तबके पर होने वाले मजालिम के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किया और दलितों को समाज में इंसाफ व हुकूक फ्राहम करने के लिए अनथक जद्दोजहद की। उन्होंने दलित तबकात के लिए एक वक़ार व मसावात की राह हमवार करने में अहम रोल अंजाम दिया। वो दलित कार के एक बड़े चैम्पियन थे और उनको मुल्क का नायब वज़ीर आज़म रहने का भी एजाज़ हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम की पुरअज़म ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है। చిన్న వయసు నుంచి ఎదిగిందనే విషయం మనకు ఆయన జీవిత చరిత్ర చూస్తే అర్థమవుతుంది. చదువుకునే రోజుల్లో చిన్న వయసులోనే అవమానం జరిగినప్పుడు, చిన్న వయసులోనే కులవక్షం గమనించినప్పుడు, ఆ వయసులో కూడా దీన్ని ప్రతిఘటించాలనే ఆలోచన రావడం అనేది భవిష్యత్తులో ఎదిగే ఒక పోరాట వీరుడికి ఉండబడే లక్షణాలనే విషయం ఆయన చిన్నతనంలోనే తేలిపోయింది. ఆ క్రమం నుంచి మొదలుపెట్టి स्वातंत्र पोराटम उद्धृत रूपम। आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। महदूद तनख्वाह में बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है। हुकूमत को अपना वादा पूरा करना चाहिए और उन मुलाजिमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत, पुख्ता मकान और मुनासिब तनख्वाह फ्राहम करनी चाहिए। तेलंगाना कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज़ फेडरेशन की जानिब से एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें फेडरेशन के रियासती सदर जे वेंकटेश और म्यूनसिपल एम्प्लॉइज़ वर्कर्स यूनियन के नायब सदर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन कायदीन ने अपने खिताब में कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR ने इंतखाबात से कबल कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को मुस्तकिल मुलाजिमतें फ़राहम करने के अलावा खुसूसी फ़ंड्स और मकान की छत फ़राहम करने का वादा किया था, मगर 4 साल बाद भी ये वादा पूरा नहीं किया, जबकि आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की हालत बद से बदतर होती जा रही है। उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है मगर तनख्वाह इंतहाई कम फ़राहम की जाती है, जिसकी वजह से महंगाई के इस दौर में उन मुलाजिमीन को ज़िंदगी गुजारना मुश्किल साबित हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने वादों की तकमील करे और मुलाजिमीन को राहत फराहम करे। इस प्रोग्राम में दिगर कई अहम कायदीन शरीक थे। కష్టపడి పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు, ఈ ఉద్యోగులకి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చాలా అన్యాయం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినా కూడా గత PRC కాలంలో 2 సంవత్సరాలు ఆలస్యంగా జీతాలు పెరిగినాయి. పెరిగిన జీతాలు కూడా 2 సంవత్సరాలు ఆలస్యంగా అమల్లోకి వచ్చాయి. అది కూడా ఈ రోజు కూడా 80% కూడా అమలు జరుగుతున్న పరిస్థితి లేదు. అందుకని కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకి సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని, అలాగే 11వ PRC పర్మనెంట్ ఉద్యోగులకి ఏ డేట్ నుండి అయితే అమలవుతుందో అదే తేదీ నుండి కూడా మాకు। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। 25 जुलाई को बोधन बल्दिया का इजलास तलब किया जाए। जिला कलेक्टर का अहकामाती मकतूब बोधन बल्दिया को वसूल। 25 जुलाई को तहरीक अदम एतमाद पर बहस व राय दही होगी।
जिले भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, किसानों के चेहरे खिल उठे, खेतों में नार लगाना शुरू कर दिया। 28.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इंजीनियरिंग के तलबा सिर्फ किताबी तालीम पर इक्तफा ना करें, बल्कि अमली जद्दोजहद को अपना शार बना लें, क्योंकि जद्दोजहद ही कामयाबी की ज़ामिन। तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करना MP कविता की तलकीन। चेयरमैन बोधन बल्दिया से मेरी कोई शख्सी इख्तलाफ नहीं, टकराव महज तरक्याती कामों के लिए है। मीर नज़ीर अली की वजाहत। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का वफादार हूँ और MP व MLA का मशकूर हूँ। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। तो कितने मकामात हो गए? 16। मकाम इब्राहिम देखने की चीज है। अलबत्ता तवाफ करते जो हज किया वो गर्मी के ज़माने में था, और उस ज़माने में ज़ोहर की नमाज 12:30 बजे होती और मगरिब का वक्त शुरू होता 7 बजे। जैसे हमारे पास भी शुरू होगा ना आजकल नमाज, हम लोग बिल्कुल 7 बजे पढ़े। तो आप देखिए कि 12:30 से लेकर 7 बजे तक कितने घंटे हैं। अब उसके अंदर अल्लाह के रसूल ने खुतबे दिए, वो वक्त निकाल दीजिए। अल्लाह के रसूल सहाबा से बात करे, वो निकाल दीजिए। और एक लंदन के मुफ्ती साहब हैं, उनका हज्जतुल, और दूसरी जगह है मीना, और तीसरी जगह है अरफात, चौथी जगह है। और हाजी जो जाता है मक्का से मीना नंबर 1, मीना से अरफात नंबर, अरफात से मुज़दलिफा नंबर, मुज़दलिफा से मीना, फिर यह जमरात जाएगा। हाजी जो मीना के अंदर ही रहेगा, लेकिन फिर मीना से निकलेगा तो तवाफ़े ज़ियारत 5, तवाफ़े ज़ियारत सफ़ा मरवा की सही करा, वापस मीना 6, फिर लास्ट पूरा हज करके 7। और जो मकामात हैं वो हम सबको मालूम है। मक्का में काबतुल्लाह है, सफ़ा मरवा है, हमारी बिल्डिंग है। और मीना में मस्जिद खैफ है, 3 जमरे हैं, शैतान है। क्या ऐसा कितने शैतान हैं? बकिया कहाँ है? ऐसा 3 ही है शैताना। और उसके अंदर भी बड़ा अजीब मसला है। हाजी यहाँ जो है बोलते हैं मुफ्ती साहब ये छोटा है कहते नहीं, उसके बाद मंजिला है कहते, और उसके बाद तो एक 2005 में, दूसरा 2010 में पैदा हुआ। अब जैसा हिंदुस्तान में पैदा हो गया ना, इशारा कर रहा हूँ खाली। एक 2005 में पैदा हुआ, दूसरा 2010 में, तीसरा 2000। ऐसा नहीं है, ऐसा है। ऐसा शैतान बहकाने के लिए जो कोशिश करा, पहली बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी, इस हैसियत से है, उसके बहकावे के एतबार से। बहरहाल मीना में मस्जिद खैफ है, और अरफात में जबल रहमत है, मस्जिद निमरा है। मुज़दलिफा में जो मस्जिद है उसका नाम मस्जिद मशारे हराम। और ये जो आप जा रहे हैं वो भी आपके सामने आ गया। अब हज़रात गिरामी, ट्रांसपोर्ट भी हमारे सामने है। मक्का से हम मीना कैसे जाएंगे? बस से जाएंगे। अलबत्ता मीना, अरफात, मुज़दलिफा हमारे लिए बस भी है और प्लस ट्रेन भी, दोनों सहूलत है। वो सब मैनेजमेंट है, ये हज़रात बताएं। अब मसला याद रखिए, 2-3 मसले अहम हैं। हुज्जाज किराम 3 फ़र्द 6 वाजिब है ना, 6 नहीं करना, सिर्फ 5 वाजिब को करना है। 3 फ़र्द और 5 वाजिब को इन मकामात पे अदा करना है। अभी कब? 8 से लेके 12 तक। तो ऐसी सूरत में हाजी 8 ज़िलहिज्जा को क्या करेगा? आपको एक बेहतरीन नुस्खा मैं आपको बताऊं कि हर दिन 24 घंटे का, 24 आवर्स, कितने घंटे? हाँ, 24 घंटे का प्लान बनाए। कितने घंटे का है सब? और मसला भी बता दूं आपको मैं कि शरई एतबार से आम तौर पे हमारे पास दिन कब शुरू होता है? मगरिब में शुरू होता है साहब। बस हैदराबाद में बच्चे बोलते मुफ्ती साहब दिन में 12-1 बजे शुरू होता। पूरी कौम सॉरी, अल्लाह माफ़ करे मेरे को भी, मेरे नस्ल को, हमारी नस्लों को अल्लाह माफ़ करे। पूरी रात जग रहे हैदराबाद, पूरी रात जग रहे, गिल्ली डंडा खेल रहे, गली में गली कर रहे,
सो रहे कब तक? माँ बाप बस हो गए। मैं जानता हूँ ऐसे माँ बाप हैं, मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर हैं, शादी कर दिए, बच्चा भी हो गया, रात में सोता फजर के वक्त में, बिल्कुल फजर की अज़ा हो रही, आके सोएगा, उठेगा 1 बजे 2 बजे, रो रहे। बेटा भी हो गया, बेटी हो गई, अब तक नहीं सुधरा। आना होगा, अब उसको नहीं जाना है कहीं भी, ना हरम जाना है, ना तवाफ, कुछ नहीं। अब असल काम क्या है? हाँ, मीना रवानगी असल। तो 8 तारीख की फजर पढ़ के हम निकलते हैं, मीना पहुंचते हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और 8 तारीख का पूरा दिन हो गया। आराम भी कर लीजिए। फिर फजर की नमाज हम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर तशरीक भी शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है कि हाजी है अब तकबीर तशरीक, हाँ हाजी को तकबीर तशरीक भी है। अब नमाज के बाद आप तकबीर तशरीक भी एक मर्तबा पढ़ना वाजिब है। तो 9 तारीख की फजर पढ़ के हाजी अरफात रवाना होगा। अरफात पहुंच जाएगा तो ज़ोहर और असर की नमाज अदा करना है, बड़ा काम, पहला काम। ज़ोहर और असर अदा करिए। ज़ोहर और असर जैसे ही हमने अदा कर ली, अरफात का एक बड़ा काम, बड़ा अमल हमसे अल्लाह ने पूरा करवा दिया। अब हमको असर की नमाज पढ़ने के बाद गुरूब आफ्ताब यानी मगरिब होने तक हमको जो है दुआओं में मसरूफ़ रहना है। कब तक मसरूफ़ रहना है साहब? गुरूब आफ्ताब तक। आप मान लीजिए कि आपको 1 घंटा मिला, 2 घंटे मिले, 3 घंटे मिले, तो ये आपकी सआदत मंदी है। और माना तारिक जमील साहब का एक बयान सुनना था मैं। हज़रात गिरामी, जैसे ही हम कंकरी मारेंगे तलबिया पढ़ना बंद हो जाए, कबूल भी पढ़ना। और इसी तरीके से बंदे के हक़ में दुआ फरमाइए कि बंदा 15 साल एक जगह इमामत करने के बाद छोड़ दिया, मैं बोला ना बैकग्राउंड है, 15 साल इमामत खिताबत करके छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह मेरे महल्ले में 10 कदम पे इमामत शुरू करवा दिया। दुआ करिए अल्लाह इस्तिकामत दे दे, अल्लाह जो है इखलास